ठीक है। तो जो इन्फंटिबुलम होता है, इन्फंटिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनका नाम क्या था? हाँ, फिम्ब्रीज। इनका काम होता था ओवा को कलेक्ट करना। ऐसे बताया था ना मैं, सहलाते हैं ऐसे और फिर ओवा को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद एम्पुला, जो फूला फूला रीजन था उसमें एम्पुला का आता, और उसके बाद वाला रीजन था एस्टमस। यूट्रस के बगल वाला जो रीजन है उसका नाम दिया एस्टमस। क्लियर? तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से, कोई वर्ल्ड कप नहीं है, कोई वर्ल्ड कप नहीं है, वर्ल्ड कप मत देखना है। लेयर्स बता दी थी मैंने, यूट्रस की वॉल्स। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, देखो ये तो है ओवरी, उसको हमने कहा गोनेड्स। ठीक है, ओवरी के बगल से ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, ये फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में ये जो ओवरी के बगल वाला जो हिस्सा है ये है तुम्हारा इन्फंटिबुलम। क्या है? इन्फंटिबुलम। और इन्फंटिबुलम के ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये है फिम्ब्री। क्या है? फिम्ब्री। फिर इन्फंटिबुलम से ऊपर चलोगे तो तुम्हें मिलेगा एम्पुला रीजन। ये जो फूला फूला सा रीजन है इसको नाम दे दिया हमने एम्पुला रीजन। और एम्पुला के बाद जो रीजन आता है जो यूट्रस के क्लोज है उसे कहते हैं इस्थमस। फिर ये जो दिख रहा है ना पियर का है, पियर। पियर क्या होता है? पीच होता है। एक पियर होता है, एक पीच होता है। आड़ू होता है पियर, पीच होता है। आड़ू एक तरीके का फल है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का ऐसा होता है, थोड़ा सा सर्कुलर ओवल शेप का। तो एक्चुअली में ये जो शेप होता है ना, देखो ये यहाँ पे लोग कम ही आते हैं आड़ू। देखो ये जो शेप होता है ना यूट्रस का तो थोड़ा सा पियर लाइक यू ऐसा होता है। मेरी बात सुनो, अब यूट्रस इज द प्लेस वेयर एम्ब्रियो गेट डेवलप। यूट्रस वो जगह है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप करता है। ठीक है, मैंने तुम्हें एक बार बताया भी था कि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हो जाता है एम्पुला स्टेमस जंक्शन पे। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बनता है, जायगोट अपने आप को डिवाइड करता है, सेल डिवीजन करता है। तब मैंने बताया था 2 से 4 सेल बनती हैं, 4 से 8 और 8 से 16। तो 8 से 16 तक की जो सेल स्टेज होती है उसको मैंने नाम दिया था, एक मैंने नाम दिया था ब्लास्टोसिस्ट सेल्स। क्या? ब्लास्टोसिस्ट पढ़ाया था मैंने। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर मींस जब जायगोट अपने आप को 8 to 16 सेल्स में डिवाइड कर लेता है तो उस स्टेज को ब्लास्टोमियर स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर स्टेज।
तो ब्लास्टोमियर स्टेज में, मेरी बात सुनो, ब्लास्टोमियर स्टेज में एम्पुलर रीजन पूरा का पूरा कवर हो जाता है। अब इसके अंदर स्पेस नहीं है कि ये और सेल डिवीजन कर सके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको और डेवलप करने के लिए यहाँ से उठा के यूट्रस में भेज देते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर जो सीलिया लगे रहते हैं ना, सीलिया, वही हेल्प करते हैं इसको आगे बढ़ाने में। मैंने बताया था सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज यहीं पे सीलिया, हाँ सीलिएटेड कॉलमनार ऐसा कर, तो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। इंट्रोडक्शन में लिखा है इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, याद है कि नहीं? तो जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, उस स्टेज को ब्लास्टोमियर स्टेज कहते हैं। तो उस स्टेज में हम फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो को लेकर यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट। उसके आगे डेवलपमेंट के लिए हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है बात? अब मैंने बताया कि यूट्रस के पास 3 डिफरेंट वॉल्स होती हैं। यूट्रस के पास 3 अलग-अलग वॉल्स होती हैं, दीवारें। इसको रफ कर दूं मैं? लिखना तो नहीं कुछ। अब देखो थर्ड इंपॉर्टेंट जो पार्ट पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है यूट्रस। क्या पढ़ना है? तो यूट्रस में बीच वाला पार्ट है। हाँ ये इतना बड़ा, हाँ जो बीच वाला। हाँ यूट्रस इज अ पियर लाइक स्ट्रक्चर, इसको याद रखना है, पियर की तरह दिखता है। अब यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज द प्लेस वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वहां पे, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूबॉर्न ऑकर्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी यहीं पर होता है। क्लियर है बात? अब यूट्रस की 3 डिफरेंट वॉल्स होती हैं। इन वॉल्स पे क्वेश्चन आया है। सबसे बाहर की होती है पेरीमेट्रियम, फिर उसके बाद होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंडोमेट्रियम। तो जैसे कि सबसे बाहर की जो जितनी भी लेयर्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उनका प्रोटेक्शन ही होता है। जो आदमी हमने बाहर खड़ा कर रखा है, उसका काम ये तो होगा कि अंदर आने वाले लोगों को रोकना, उनसे पूछना क्यों जा रहे हो अंदर, क्या काम है। वॉचमैन का काम ये होता है, सबसे बाहर वही तो बनता है। तो जो पेरीमेट्रियम लेयर है, ये यूट्रस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आती है मायोमेट्रियम लेयर। सुन लो, बाद में लिख लेना उसके बारे में। मायोमेट्रियम का सब लिखवाऊंगा मैं इस पेज पे, मेरी बात सुन लो। जो मायोमेट्रियम लेयर होती है ना, मायोमेट्रियम लेयर का मतलब जो यूज होता है, वो यूज होता है एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन समझते हो? ये मैंने पढ़ाया भी था क्लास 11 में। मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ऐसे स्पेस बढ़ती थी, कम होती थी, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है मायोमेट्रियम का। तुमने देखा 3 इडियट्स अगर देखा होगा, 3 इडियट्स में लास्ट में वो बेबी बॉर्न करते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन समझाया था, डिलीवरी का टाइम, ठीक है। तो जब डिलीवरी हो रही होती है चाइल्ड की, तो क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन की, क्लियर, नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरीज में क्या करते हैं, पुश करते हैं ऊपर से। तो कहते हैं आप ऊपर से पुश करो, प्रेशर लगाते हैं ना उसको बाहर निकालने के लिए। तो प्रेशर निकाल मतलब पुश करने से होता क्या है, जो मायोमेट्रियम वॉल्स होती हैं, बीच वाली वॉल्स, वो अपना शेप और साइज बड़ा करते हैं। ध्यान से देखो, गैप तो बहुत छोटा होता है ओवरी का। अब इतने छोटे से गैप के में से इतना बड़ा बेबी निकालना है, तो क्या होगा, उसको अपने शेप एंड साइज को बड़ा करना पड़ेगा ना। तो पुश करने से ये जो मायोमेट्रियम लेयर्स हैं, ये अपना शेप एंड साइज बड़ा करते हैं। एक और फैक्टर होता है ईस्ट्रोजन फैक्टर। क्या होता है? ईस्ट्रोजन। मींस जितनी बार आप पुश करते हैं, उतनी बार फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ता है, और ईस्ट्रोजन मायोमेट्रियम पे जाके कहता है कि और एनलार्ज करो।
फिर तुम पुश करोगे, ये पॉजिटिव फीडबैक होता है कि हम जिस काम को करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे मान लो कि तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है, तुमने अपने दोस्त को मारा तो भी वो तुम्हें पैसे दे रहा है, तुमने उसको लात मारी तो भी वो पैसे दे रहा है, मतलब तुम मार रहे हो उसे तो भी वो तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। तो इसी तरीके से हम पुश कर रहे हैं तो भी एस्ट्रोजन निकल रहा है, एक बार एस्ट्रोजन निकल के मायोमेट्रियम का एनलार्जमेंट करा रहा है, तुमने फिर से पुश कर दिया, फिर से एस्ट्रोजन निकल आया, जिसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसको हम पढ़ेंगे अभी पार्चुरेशन जब पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि जो मायोमेट्रियम है इसका फंक्शन क्या है, कि इतने से जो शेप, इतना जो होल है वेजाइना का, उसको एनलार्ज करना ताकि बेबी आसानी से बाहर निकल सके। क्लियर है बात? तो ऑपरेशन में आसानी करता हूँ। ऑपरेशन में काट दो, निकाल दो, सिल दो, इसमें पेन भी बहुत होता है, दवाई भी दे रहा है ना, दर्द भी बहुत होता है। और यस, लेकिन ऑपरेशन करने से फीमेल बॉडी खराब हो जाती है। नहीं वो तो आरएच इंटेलिजेंट काम है। जैसे कंप्यूटर की एक बार हार्डवेयर खुल गई तो कंप्यूटर खत्म, ऐसे ह्यूमन बॉडी का एक बार ऑपरेशन हो गया अच्छे से तो उसकी बॉडी में तमाम तरीके की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। एनिमल्स में ऑपरेशन नहीं होता। अच्छा, मतलब वो लोग करवाते नहीं है, वो तो नेचुरल डिलीवरी। जब जैसे जो गाय पालते हैं ना, कभी कंडीशन हो जाती है तो करना पड़ता है। अच्छा, ऑपरेशन। हाँ, वेटरनरी डॉक्टर से इसीलिए तो होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो बहुत कम चांस, कभी देखी ह्यूमन लोग इसीलिए करा लेते हैं क्योंकि वो पेन क्लियर नहीं कर पाते। आजकल मार्केट में ऐसे डॉक्टर्स हैं तो वो ऑपरेशन को फेवर करता है। एक्चुअली में यहाँ जो फीमेल्स हैं उनका खाना पीना क्या है, मोमोज, चटनी और फिंगर, बर्गर, ठीक है। तो फीमेल्स में ही सभी गई, लेकिन इससे होता क्या है, फीमेल्स के अंदर एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की वजह से वैसे ही ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऊपर से ऐसा खाना पीना खाने से बॉडी में कुछ लगता नहीं, तो क्या इनर स्ट्रेंथ नहीं होती, ताकत नहीं होती अंदर। सर ये भी बताते समझे, धूप में निकलते नहीं है तो धूप से क्या होता है, धूप से भी इफेक्ट आता है। हम लोग भी नहीं निकलते धूप में, सर काम भी नहीं करती हैं लोग। नहीं, करने वाले तो करते हैं, मेरी बात, करने वाले तो करते हैं, नहीं करने वाले को बताता हूं मैं। एक्चुअली में क्या होता है, तो ये सब चीजें फैक्टर करती हैं। तो इनर स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो इनर स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो तुमने सुना होगा लेबर पेन नाम से पेन होता है। जब बेबी किक करता है ना यूट्रस के अंदर, तो उस पेन को कहते हैं लेबर पेन। देखो देखा नहीं, ऑल इज वेल और किक किया, और तो जब किक करते हैं ना तो उस समय जो पेन डेवलप होता है लेबर पेन होता है। नहीं, जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप होने लगता है तो वो बाहर निकलने के लिए नॉक नॉक करता है, ठीक है। तो वो जो पेन है ना, आजकल के फीमेल्स क्लियर नहीं कर पाते। अब दर्द काफी ज्यादा होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, सर हमें ऐसी दवाई दे दो कि ये पेन बंद हो जाए। तो वो दवाई खाते हैं और वो पेन बंद हो जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फीटस जो बेबी है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, अब वो तुम्हें नॉक नॉक भी कर रहा है, मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो, तुम्हें पता ही नहीं है, तो दवाई खा के मस्त सो रहे हो। हाँ, तो वो उसे तो पता नहीं, डॉक्टर को पता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं इतनी तारीख को आ जाना तुम्हारा ऑपरेशन करना। क्योंकि डॉक्टर को तो पता है कि नॉर्मली डेवलप 6 महीने में इतना डेवलप हो चुका है, 2 महीने और लेगा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो नहीं पता, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुमने तो दवाई खा ली है, दवाई खा लेने से दर्द का तो पता नहीं कब डेवलप होना है कब डेवलप नहीं होना है। तुम जाओगे तो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करेगा, उसने देखा पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, आ जाओ बैठो स्ट्रेचर पे, काट देगा, निकाल देगा, सिल देगा। उसके तो पैसे बन गए ना, ऑपरेशन करने में 4 गुना ज्यादा पैसा बनता है, नॉर्मल डिलीवरी में कुछ नहीं होता। ये डिफरेंस है। बात तो वही है ना, पेन बियर करने में, जो दर्द होता है ना वो पेन हर कोई अब बियर नहीं करता। हर कोई ये सोचते हैं कि दवाई खा लो तो वो पेन वेन का लफड़ा खत्म होता है, ठीक है। इसीलिए
तुम देखना जितने भी लोग ऑपरेशनल डिलीवरीज कराते हैं उनके नेक्स्ट बेबी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा मतलब जो भी लोग ऑपरेशन कराते हैं फर्स्ट बेबी के लिए, तो सेकंड बेबी के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। एक बार ऑपरेशन के बाद जो फीमेल होती है उसकी बॉडी वीक हो जाती है, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है। तो इट इज़ मच बेटर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आप जितना ऑपरेशन से बचे रहेंगे उतना आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। एक बार मैंने कहा ना बॉडी खुल गई तो फिर उसके अंदर तमाम जर्म सेंट्रलाइज, ठीक है। तो यूट्रस मायोमेट्रियम का फंक्शन समझ में आया कि जब पार्टिसिपेशन होता है तो इसका काम होता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ताकि जो साइज है वेजाइना और सर्विक्स का वो एनलार्ज हो सके, बढ़ सके, ताकि उसमें से फीटस बाहर निकल सके। क्लियर है बात? नेक्स्ट लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर। ये जो सबसे अंदर की लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर का फंक्शन होता है अपने अंदर ब्लड वेसल्स को फॉर्म करना। जैसे जो काम टैपेटम कर रही थी, जो काम सर्टोली सेल कर रही थी, अब वो हम एंडोमेट्रियम लेयर करेंगे। एंडोमेट्रियम क्या करेगी? सबसे पहले तो ये जो फीटस आया है इसको अपनी सेल्स के साथ अटैच कर लेगी। क्या कर लेगी? अटैच करने का मतलब है इसको जोड़ के रखेगी ताकि ये ऊपर नीचे कहीं इधर उधर मूवमेंट ना कर पाए, ठीक है। और इसके पास होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं? जो इसके नरिशमेंट में काम आते हैं, ठीक है। फिर तुमने एक नाम सुना होगा प्लेसेंटा। तो यूट्रस की जो सेल्स होती हैं और ब्लास्टोमियर की कुछ सेल्स, ये दोनों मिला के यहाँ पर प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं या प्लेसेंटा ही करा लेते हैं। जो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर ब्लड एंड फीटस। माँ के खून में और फीटस के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है जो लगातार। एक और चीज, कभी भी प्लेसेंटा ऐसा नहीं होता पाइप लाइक। हमारे दिमाग में चल रहा होगा प्लेसेंटा मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा ऐसा होता है, प्लेसेंटा के नीचे एक पाइप निकला होता है, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सुना है कभी? सुना तो होगा हिंदी में कभी। हाँ, डरा गड़ा है तुम्हारा। कहते हैं ये मकान कैसे तेरा, मकानों में गड़ देते हैं ना डरा। एक्चुअली वो नड़ा होता क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ही होता है। जब बेबी बॉर्न होते हैं ना, जब बेबी बॉर्न होते हैं तो उनके अम्बिलिकल कॉर्ड्स काट दिए जाते हैं। क्लियर? तो प्लेसेंटा लेके आता है सारा नरिशमेंट, और उस नरिशमेंट को फीटस से कनेक्ट कौन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब जब हम छोटे होते हैं तो यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है मदर के प्लेसेंटा में, और मदर का प्लेसेंटा जो होता है वो मदर के ब्लड में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स उन सबको एब्जॉर्ब करता है और अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए फीटस तक ट्रांसफर करता है। फिर फीटस जो भी वेस्ट मटेरियल निकालता है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड से ही वापस कर देता है। एक ही जगह से खाना है, एक ही जगह से निकालना, ठीक है। एक ही रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब क्या, जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया अंदर आ रहा है, हाँ, वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ रहा है। हाँ, सेल्स है ना, सेल्स के अंदर वो होते हैं हमारे लाइसोजाइम बैक्टीरिया, लाइसोजाइम एंजाइम्स, जिनका काम क्या होता है? खराब सेल हो जाती है। हाँ, इनको डाइजेस्टिव सेल्स कहा जाता है ना, डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेनेल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी खाया जाता है वही तो डाइजेस्ट करते हैं और वापस भेज देते हैं। क्लियर है? ये सब चीजें समझ में आई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर सबसे नीचे होता है सर्विक्स और इसके नीचे होता है वेजाइना। पेरीमेट्री में बताया था प्रोटेक्शन। मेरी बात सुनो, सर्विक्स और वेजाइना जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो किसका शेप और साइज चेंज हो रहा है? सर्विक्स और वेजाइना दोनों का चेंज हो रहा है क्योंकि यहीं से तो बाहर निकलना है। तो इन दोनों को कंबाइनली हम बर्थ कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। ये वो रास्ता है जहां से न्यूबॉर्न बेबी बाहर निकलता है। क्लियर?
सर्विक्स एंड वेजाइना, बर्थ कैनाल। अब एक और चीज सुन लो, शुरुआत से ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ओपन नहीं होता है, मतलब जो सिस्टम है ये बाहर से क्लोज रहता है। जो वेजाइनल सिस्टम है वो शुरुआत से बाहर में क्लोज रहता है। जो न्यूबॉर्न गर्ल्स होती है ना उनके अंदर ये चीजें क्लोज रहती हैं और काफी समय तक क्लोज भी रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जो हाइमन लेयर होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्टिंग से प्रोटेक्ट करके रखती है, लेकिन अगर कुछ काम करने से ये जो लेयर है ब्रेक होता है। जैसे अगर फीमेल्स एक्सरसाइज करें ज़्यादा, मीन्स ज़्यादा दौड़ें, ज़्यादा तेज साइकिल चलाएं, तो ये जो लेयर है ना ये ब्रेक हो जाती है, क्लियर। और जिस दिन ये लेयर ब्रेक हो जाती है उस दिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मतलब फिर यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होने लगेगा, सारी चीज़ें होने लगेगी। एक और बात तो बताना भूल ही गया, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम लेयर ये एम्ब्रियो के आने तक का इंतजार करती है, क्लियर। एम्ब्रियो मतलब समझ लो एक दूल्हा और एक दुल्हन की जोड़ी है, ठीक है, और एंडोमेट्रियम मान लो एक मंडप है, ठीक है, मंडप होता है ना शादियों में लगाते हैं। तो अगर दूल्हा दुल्हन नहीं आएंगे तो क्या होगा, दुल्हन के घर वाले गुस्से में सारा मंडप उखाड़ कर मतलब दुल्हन के घर पे दूल्हे का तो इंतजार होता है। अब अगर स्पर्म नहीं आया फर्टिलाइजेशन करने, तो ये दुल्हन अकेली बैठे बैठे रोती रहेगी, गुस्सा आ जाएगी इसे, तो इसके घर वाले क्या करेंगे, इस पूरी एंडोमेट्रियम लेयर की जितनी भी वॉल्स हैं, जो भी मंडप है, उन सबको ब्रेक कर तोड़ेंगे। अब तोड़ने से होता क्या है कि ये तो ब्लड वेसल की बनी है, तो जब ब्लड की वेसल्स को फोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो ब्लड ही तो बाहर निकलेगा। तो जब स्पर्म नहीं जाता है तो ये प्रोसेस होती है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल्स होती हैं ये ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं और यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। सर वो एंडोमेट्रियम का काम क्या है? नरिशमेंट देना, और क्या कहते हैं जो फीटस की सेल्स हैं उनको एडजस्ट कर लेना, उन्हें रोक लेना। तो मेरी बात तो सुनो, जो अरे मैं सब लिख पाऊंगा, अभी तुमको इतने कागज पढ़ना नहीं, समझ लो जितने अच्छे समझ पा रहे हो। तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल्स होती हैं, अगर स्पर्म नहीं जाए, इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म दे गेट डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाती हैं, which result into the flow of massive blood, इसकी वजह से बहुत सारा अमाउंट का ब्लड भी फ्लो होता है, और इसी ब्लड के फ्लो को हम हर 28 दिन बाद नोटिस करते हैं। फीमेल के अंदर ये प्रोसेस हर 28 दिन बाद होती है, और इसी साइक्लिक प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर। एक और चीज, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है? हाँ, अगर एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि फिर ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल्स है इस फीटस को डेवलप करने में सारा न्यूट्रिशन दे देगी ना, तो इनका यूटिलाइजेशन हो गया ना। तो जब तक फीटस डेवलप हो रहा है तब तक के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद रहता है, क्लियर। और इवन फीटस के बाहर निकल आने के बाद भी, न्यूबॉर्न बेबी निकल आने के बाद भी 6 महीने तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उन 6 महीनों में जितना भी बॉडी का न्यूट्रिशन होता है फीमेल का वो मिल्क प्रोडक्शन में जाता है। जब आपका पार्चुरेशन हो जाता है, मैंने बताया था ना, लैक्टेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू द मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल की मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। तो उस 6 महीने में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को नहीं मिलता है, क्लियर। हाँ, तो कुल मिला के मान लो 15 से 16 महीने प्रेगनेंसी के उन दौरान आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। आई बात समझ? पक्का? तो मैंने तुम्हें बताया ना कि स्ट्रेंथ क्यों लूज हो जाती है फीमेल में,
क्योंकि यहाँ से हर महीने एक्सेसिव ब्लड का लॉस होता है। और तुम्हें पता है ब्लड को बनाने के लिए 120 दिन चाहिए होते हैं, यहाँ पे तो हर 28 दिन में लॉस हो रहा है। ब्लड बनी बंद करने लगा। और ऊपर से हम मोमोज चटनी खा लेंगे तो क्या होगा? तो इसीलिए एक्सेसिव अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स खाइए हेल्दी वाले, ताकि ज़्यादा ब्लड का प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। क्लियर है? और मेल्स के अंदर क्या बेनिफिट है? मेल्स के अंदर कभी भी ऐसी प्रोसेस नहीं होती, उनके अंदर कभी भी ये सब चीज़ें ब्लड लॉस वगैरह नेचुरली नहीं होता। इसीलिए मेल थोड़े से वीक माने जाते हैं, फीमेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि वो सब मैनेज करते हुए भी सब कुछ कर रही है, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अभी तो IAS बन गई श्रुति शर्मा, तो ये सब मैनेज, ये सब लाइफ के बावजूद भी वो इतना स्ट्रगल कर लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह जाते हैं। और तो आपको कुछ भी नहीं है तो तुम बुरा है, ठीक है? मेल्स आर द वीक एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्लियर है बात? तो अभी क्या हो रहा था? अरे क्या हो रहा था? मेल्स आर वीक कंपेयर टू फीमेल्स। इसको तो मम्मी से समझ सकते हो और किसी को मत दो, मम्मी को देखो सब नहीं। कभी भी तुम्हें लगा कि कुछ कमजोर मतलब हम ज़्यादा ताकतवर है, मम्मी को देखिए बस। अड़गी को देखिए, मम्मी को देखो ना, ठीक है? समझ में आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया कि नहीं? किस चीज़ का क्या फंक्शन है समझ में आया? और कहाँ से एंट्री लेता है स्पर्म? वेजाइना से, ये मैंने बता ही दिया था। इंटरकोर्स होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन क्या होता है बता? इंसेमिनेशन बताओ। तो आपने बताया नहीं था। अरे पहले दिन नहीं बता दिया था इंसेमिनेशन। अच्छा ये ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म फ्रॉम फीमेल, ठीक है? इम्प्लांटेशन बताओ। द जायगोट। ये जो जायगोट है ब्लास्टोमियर स्टेज में इसको ट्रांसफर करना कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर से कौन फंसा लेगा? एंडोमेट्रियम की सेल्स, ठीक है? सर ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी ब्रेकेज से आती है? एंडोमेट्रियम की वॉल से। जब ये ब्रेक होती है तो ब्लड का फ्लो होता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड के फ्लो के साथ साथ थोड़ा थोड़ा म्यूकस भी निकलता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस। तो वो एग होता है ना, ये भी तो रप्चर हो जाता है स्पर्म की याद में, ये फूट जाता है। जब फूट जाता है तो बेचारा वो भी रिलीज हो जाता है। ये है ना, एग वैसा ही होता है जैसे तुम एग खाते हो, उसके अंदर यॉक होता है ना, यॉक जानते हो? वो प्रोटीन वैसे ही यॉक इसके अंदर भी रहता है। सर एक बार इसको तीनों लेयर्स को टेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पहला काम है प्रोटेक्शन देने का। हाँ, फिर मायोमेट्रियम का फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन पता है तो डिलीवरी के टाइम पर मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना ताकि आसानी से बेबी बाहर निकल सके, ठीक है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, सिंपल से तो वैसे ही रहता है। इलास्टिसिटी, कोई भी चीज खींचने वाली होगी तो हम उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो ना, तो ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का फंक्शन होता है नरिशमेंट देना और जो फीटस की सेल यहाँ पे आई है या जो एम्ब्रियो आया है उसको एडजस्ट कर देना, रोक लेना सेल की कवरिंग से। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम डू नॉट रिसीव एम्ब्रियो रिसीव नहीं कर पाता है क्योंकि एम्ब्रियो बना ही नहीं होता है। तो ड्यू टू नो रिसीविंग ऑफ एम्ब्रियो द वॉल्स ऑफ एंडोमेट्रियम्स गेट रप्चर्ड एंड कॉजेस द फ्लो ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से रप्चर हो जाती है और ब्लड खून बाहर निकल आता है। क्लियर है बात? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें और समझने की जरूरत है, सबको समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या लिखना चाहते हो कुछ इसमें से? या मेरे को हेडिंग बनाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम बनाना
बनाना चाहो तो बना लेना, उसे बना लेना, अच्छा लगता है। मैंने भी बनाई नहीं है, बनाई ये बनाने को आता है ना सर, तो जरूर पढ़ने से बनाने के लिए। मैंने कहा थी मैंने बोला था तुझसे मत दे उसको, मैंने खुद भी लिया। मैंने नहीं नहीं रखा, मैं देने वाला बेटे बनाओ, अरे फीमेल है? मैं लेकर आया लिखो लिखो लिखो। देना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखो। It consists of a pair of ovaries, दो ovaries होती हैं, a pair of ovaries, comma, secondary sex organs, मेमोरी ग्लैंड्स भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है। मैंने लिखा था लिख ले तो सर। लिखवा रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कॉमा एक्सटर्नल जेनिशेलिया, एक्सटर्नल जेनिशेलिया वेजाइना होती है, एक्सटर्नल जेनिशेलिया एंड मेमोरी ग्लैंड्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें मौजूद रहती हैं। अब पहला हेडिंग बनाओ ओवरीज। ओवरीज इसमें लिखना these are primary sex organs। ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, these are primary sex organs। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना which produces female gametes, ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। which produces female gametes, क्या नाम है फीमेल गैमेट का? ओवा, called ova, and also secrete मतलब and also secrete female sex hormone, also secrete female sex hormone। एग्जांपल लिख लेना प्रोजेस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका काम होता है एंडोमेट्रियम वॉल्स को डेवलप करना। मतलब जब फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एंडोमेट्रियम वॉल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन और एंडोमेट्रियम वॉल्स रप्चर भी इसी वजह से होती है, मतलब फूटती भी इसी वजह से है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो एकदम से कम हो जाता है, इसलिए ये फूट जाता है। तो लिखना नोट पॉइंट डाल दो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, स्पेलिंग ये लिखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन helps in the development of endometrium walls, helps in the development of endometrium walls। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम वॉल्स को डेवलप करने में यूजफुल रहता है। helps in the development of endometrium walls, helps in the development of endometrium walls। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम घर से लिख सकते हो क्या नोट्स में से? हाँ Yes, sir। हाँ मुझे समझा तो मैंने दिया ये सारा, तो हम तुरंत अब गैमेटोजेनेसिस पे पहुंच जाएंगे। यस
यस अभी तो लिख लो, आज मैं जो सेंड कर दूंगा नेक्स्ट सेंड पे लिख के ले आना बस। फिर तुमने जो लिखा है उस चीज को हम एक बार और रीड कर लेंगे, यस ठीक है। अभी छुट्टी खत्म होने वाली है तुम्हारी, और मैं चाहता हूँ छुट्टी खत्म होने से पहले 4 चैप्टर में कंप्लीट हो जाए। 1 2 3 4 5 हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। लिखा यस क्या लिखा हमने? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आल्सो हेल्प्स इन मेमोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखना ओवरीज में लिखना, ovaries are located on each side of, इस तरफ लेफ्ट में भी रहती है राइट में भी रहती है, on each side of lower abdomen, abdomen रीजन के लोअर पार्ट, लोअर एब्डोमेन ब्रैकेट में लिख लेना pelvic रीजन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना ओवरीज आर हार्मोन pelvic रीजन, PLVIC। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ओवरीज आर आलमंड इन शेप, या फिर ओवरीज आर आलमंड शेप। आलमंड जानते हो? इसमें तो गोल गोल, अरे वो बालक जैसी हो रहा है, बनाया इसमें बच्चा बच्चा वाला नहीं खाया? हाँ देख रहे वो ट्रेंड चला है हो गया लिखो, अरे पढ़े लिखो, मूंगफली को कहते हैं मुझे बता, लिखो लिखो। These are एक ही फैमिली से है ना मूंगफली और बादाम। These are almond shaped, फॉर्मूला आगे लिखो 2.2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ में। ये वाले डाटा कभी याद मत करना, कितना सेंटीमीटर का होता है, कितना शेप होता है, कुछ याद नहीं होता। एंड 1.5 सेंटीमीटर इन विड्थ, ये तो नोट्स में लिखने में अच्छा लगता है बस इसलिए लिखा। अब लिखो नोट पॉइंट, each ovary is connected to the pelvic wall and uterus, is connected to the pelvic wall, pelvic wall मतलब pelvic girdle की जो bones होती है उनसे, is connected to the pelvic walls and uterus, walls दीवार, and uterus by ligaments, underline कर लेना ligaments, by ligaments। next देखो each ovary is covered by, क्या होगा बच्चों? each ovary is covered by, हर एक जो ओवरी है वो ऊपर से कवर्ड है, each ovary is covered by thin epithelium, which encloses the ovarian stroma, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ओवरी होती है ना इसके अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। ये एक्चुअली में
प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ। एक्चुअली में जब फीमेल बॉर्न हो रही होती है ना, उसी टाइम पर इनके अंदर स्ट्रोमा डेवलपमेंट हो जाता है। तो स्ट्रोमा कुछ नहीं होते, सेल्स होती हैं जो आगे जाके ओवा डेवलप करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में। नेक्स्ट अपना ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ओवरी के अंदर का फ्लूइड, ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। ओवेरियन स्ट्रोमा दो रीजन में डिवाइडेड रहता है। जैसा किडनी में पढ़ा था हमने, देखना पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल पे जो रीजन प्रेजेंट है उसे कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, बाहर की तरफ। और जो अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे इनर मेड्यूला। क्या कहेंगे? ये तुमने किडनी में भी तो पढ़ा था, मेडुला है क्या नहीं? मेडुला। और ये पेरिफेरल में कॉर्टेक्स। तो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रोमा तुमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पढ़ा था, तब तुमने स्ट्रोमा लेमेला पढ़ा था, याद आ रहा है? फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 पढ़ा था। हाइलाकॉइड, ग्रैन्युलोइड, ग्रैन्यूल सब सब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस 1 2 हां, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, ADP होता है, ADP और ADP होता है, ADP होता है। ग्लाइकोलाइसिस याद है? NADH होता क्या है? सर सर NADH होता क्या? क्या प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस? पायरिक एसिड। कितने एंजाइम यूज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस? 9। हाँ एक्सोकाइनेज, कीटोस, ठीक है, आइसोमेरेज, फ्रक्टोज एंजाइम है। अरे क्या तुमने पढ़े नहीं है? चल पढ़ लेना फिर से। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, अदर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, हाँ इसी का है। अदर स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पॉइंट बनाना टेस्ट एंड एक्सटेंट, सेकंड चैप्टर। संडे को लेने संडे को जा रहा है, तुमने तो भी जा रहा है। सबको निष्ठा जा रही है। सर वो होने में आ गई। चलो ठीक है संडे। Other structures associated with female reproductive system are oviduct, oviduct को ब्रैकेट में लिख देना, fallopian tube, कॉमन आप लिखो यूट्रस, यूट्रस, ओविडक्ट के ब्रैकेट में fallopian tube, और fallopian के कॉमन आप लिखो यूट्रस associated with female reproductive systems are FRS लिख दिया करो, female reproductive system, MRS male reproductive system। ओविडक्ट ब्रैकेट में लिखना fallopian tube, कॉमा यूटेरस, कॉमा वेजाइन, वो सर्विक्स एंड वेजाइन। सर्विक्स एंड वेजाइन। कोई एक्यूरेट टाइम बताओ फोन में लेके। तो 39 हो गई।
मिनट और पढ़ो, डालो 45 तक तो पढ़ो। 45 हाँ लिखो हेडिंग बनाओ फैलोपियन ट्यूब, न्यू हेडिंग बनाओ फैलोपियन सर ट्यूब। ये सर्वाइकल कैनाल बर्थ कैनाल भी बोलते हैं ना? हाँ ये दोनों कंबाइनली बोलते हैं। लिखो लिखो फैलोपियन ट्यूब को लिखो। इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट इज अबाउट लिखा है 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। 10 से 12 सेंटीमीटर होता है लंबा। सेंटीमीटर मीटर थोड़ी ना। इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। which connects ovary को किससे जोड़ता है? which connects ovary to uterus। नेक्स्ट वन में लिखना प्रेजेंट इन पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर में प्रेजेंट रहता है इस तरफ भी उस तरफ भी। प्रेजेंट इन पेयर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वर्ड लिखना द पार्ट ऑफ ओविडक्ट का वो हिस्सा जो ओवरी के बगल में, क्या नाम है उसका? द पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज क्लोजर टू ओवरी। इंफंटिबुलम में तो है। The part of oviduct which is closer to the ovary is known as infundibulum। स्पेलिंग दिख रही है? infundibulum। infundibulum। infundibulum ब्रैकेट में लेना फनल शेप। फनल देखा है? हाँ तो तेल लेते हैं तो यस सर। उसी तरीके का फनल शेप होता है। इसी में कॉमा लगा के आगे बढ़ो। The edges of infundibulum, edges मतलब कुन्ने। infundibulum के कुन्नों पे finger like projection present है। The edges of infundibulum possess मतलब present है। possess finger like projections। उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम नोट पॉइंट में लिखो फंक्शन ऑफ फिम्बरी। FIMBRIKE फिम्बरी। फिम्बरी नोट पॉइंट में लिखो फंक्शन ऑफ फिम्बरी। फिम्बरी का क्या फंक्शन है? क्या फंक्शन है फिम्बरी का? ओवा को कलेक्ट करना। लिखना इसमें हाँ फंक्शन ऑफ फिम्बरी में लिखना इट हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम It helps in the collection of ovum from ovary. Collection of ovum from ovary after ovulation. Ovulation का मतलब होता है ओवा का रिलीज होना। Collection of ovum from the ovary after ovulation. Ovulation का मतलब होता है ओवा का रिलीज होना। Ovulation
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना उसके 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन नेचुरल साइकिल का जो 14th डे होता है उस 14th डे में ओव्यूलेशन होता है और इसी 14th डे में फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल दोनों अपने हायर कंसंट्रेशन पे होते हैं। क्लियर? यस सुनना है? हाँ आगे पढ़ लो। अच्छा ठीक है इनफंटिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट। सर नोट भी लिखना है फैलोपियन ट्यूब तो खत्म कर लो पूरा। फैलोपियन ट्यूब के अंदर तुमने इनफंटिबुलम पढ़ लिया। अब इनफंटिबुलम के बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इनफंटिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। जो फूला फूला पार्ट है फूला वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इनफंटिबुलम लीड्स टू द इनफंटिबुलम के बाद लीड्स टू मतलब बाद में क्या आता है लीड्स टू द वाइडर पार्ट ब्रैकेट में लिखना फूला 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 वो खाने के फूला भी तो आते हैं फूला मिलते हैं खाने फूला फूला वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट wider part of the oviduct known as ampulla AMPULA double L AMPULLA ampulla हाँ कुछ कह रहे हैं सर नोट्स सर नोट्स क्या हाँ मैं तुम्हें हार्ड कॉपी दे दूँ मुझे याद दिला देना बस रिचार्ज नहीं तुम में से कोई याद दिला देना नोट्स का हाँ हाँ सेकंड हाँ नहीं सर संडे को ले एक और पार्ट देखो इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट चलो लेते हैं इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट व्हिच इज क्लोजर टू यूट्रस देख लो सो इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट व्हिच इज क्लोजर टू यूट्रस आज के लिए इतना ही रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसके आगे बात करेंगे सर संडे को नेक्स्ट संडे को हाँ टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो संडे को अगर सब आप आ रहे हैं तो संडे को टेस्ट रखते हैं नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम इस्थमस इज द लास्ट पार्ट सर संडे को रखना लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट संडे लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट अरे लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट व्हिच इज क्लोजर टू यूट्रस जो यूट्रस के बहुत क्लोज है ठीक है संडे को मैं सोच रहा हूँ क्लास रख लूँ बड़ी सी